दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। आज भी नई नई जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले आइए देखते हैं आज विज्ञान और किसान में आपके लिए क्या है खास। केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि का समग्र विकास कैसे हो सकता है, इसी को लेकर नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के उद्देश्य से इन केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, शुभ ठाकुर, विजय लक्ष्मी नादेंदला एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रहती है कि सरकार की योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा, अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र का जो हमारा अंतिम गांव है, उस गांव में भी हर योजना का लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से कोशिश भी की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भावपूर्ण शब्दों में यह भी कहा कि वो गांव हमारे लिए देश की सीमा पर अंतिम गांव नहीं है, हमारे अंदर ये मान्यता बननी चाहिए कि वो हमारे देश का पहला गांव है, और पहला गांव मानकर उसके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। और इस दृष्टि से सभी केंद्रीय मंत्री बॉर्डर विलेज में जा रहे हैं, और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राज्यों ने भी, यूटी ने भी, जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं लगती हैं, काफ़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सुना है। मैं अभी कुछ दिन पहले लद्दाख गया था। लद्दाख में सीमा से लगा हुआ गांव डुंगटी था। मैं वहाँ गया तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत उस गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही थी और हर घर में नल से जल मिल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि यह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उनके व्यापक सोच का ही परिणाम है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन जब हम केंद्र शासित राज्यों के बारे में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि केंद्र शासित राज्यों में जो अपूर्णता दिखाई देती है वो कुल मिला के हमारी केंद्र की ही अपूर्णता है, क्योंकि बाकी राज्यों में निर्वाचित सरकारें हैं, अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां भी रहती हैं, अलग अलग स्कीम्स के क्रियान्वयन के नज़रिए भी रहते हैं। लेकिन केंद्र शासित राज्य जो हैं वो तो सीधे केंद्र का ही अधीन है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर केंद्र शासित राज्य में भी केंद्र सरकार की योजना का
शत प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो यह हम सब के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम सब देखते हैं कि जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। योजना के क्रियान्वयन में भी कमी दिखाई देती है। फंड्स जाते हैं वो पूरा खर्च नहीं हो पाए, वो भी एक दिक्कत है। जो खर्च होते हैं उनका यूसी समय पर नहीं आ पाए, तो वो भी एक दिक्कत है। तो कुल मिला के मैं यह तो समझ सकता हूँ कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ प्रतिकूलता है अगर ढूंढो तो प्रतिकूलता में भी बहुत अनुकूलता दिखाई देती है, लेकिन अनुकूलता को ढूंढने की आवश्यकता होती है। और अगर हम अनुकूलता ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हमें अनुकूलता मिलेगी भी और हम उसका रास्ता निकालकर कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए यह बात हम सब लोगों के मन में आई कि हमारे केंद्र शासित राज्यों में जो क्रियान्वयन में कमी है, इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत दिखाई देती है तो वो भी बात सामने आना चाहिए और मैं समझता हूँ उसका समाधान तत्काल होना ही चाहिए। लेकिन स्कीम्स के एग्जीक्यूशन में आप लोगों को धरातल पर क्या तकलीफ आती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजना के पात्र हितग्राहियों का अभाव है या उनके प्रशिक्षण का अभाव है या प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत हैं या वहाँ मेन पावर की कमी है, वहाँ प्रशिक्षण जितना होना चाहिए वो प्रशिक्षण का अभाव है, वहाँ टेक्नोलॉजी का जितना इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से कारण जमीन पर आप सब लोगों को ध्यान में आते हैं? तो आज की बैठक में मैं समझता हूँ कि मेरे वक्तव्य के बाद पूरा गंभीरता के साथ और खुले मन से उन कारणों को आप सब लोगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए। सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपकी हर कठिनाई को दूर करके उसका समाधान कारक रास्ता हम लोग निकालने में सफल हों। कृषि क्षेत्र हम सबके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत अधिक है, गरीब लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है, छोटे किसानों की संख्या भी बहुत अधिक है। लेकिन कृषि क्षेत्र में आज काम करने की पर्याप्त अनुकूलता है। एक कालखंड ऐसा रहा होगा जब हमको काम की तो व्यापकता दिखाई देती होगी, लेकिन उस काम को करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के पास हों, इसका अभाव महसूस होता होगा। लेकिन आज मैं समझता हूँ केंद्र सरकार के पास फंड्स की कोई तकलीफ नहीं है, योजनाओं की कोई तकलीफ नहीं है। जरूरत है योजनाओं के क्रियान्वयन की और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की। आज किसान को जो पात्रता रखता है, हर किसान को, पशुपालक को, मत्स्य पालन को केसीसी का लाभ मिले, तो इसमें तो किसी का कुछ लगना नहीं है। स्कीम है, पर्याप्त निर्देश हैं, देश में करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, तो हमारे केंद्र शासित राज्यों के छोटे किसानों को वो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? पशुपालकों को वो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? उससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आना चाहिए? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपया प्रति किसान को देश भर में मिलते हैं। आज 2.5 लाख करोड़ से अधिक पैसा 11.5 करोड़ किसानों को सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो हमारे राज्यों में ऐसा कौन सा किसान वंचित है जिसको ये नहीं मिल रहा है? तो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर कोई कारण है तो उसको निर्मूल करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर 6,000 रुपया उसको वार्षिक मिलेगा
तो उसकी आमदनी में 6,000 रुपये का इजाफा तो कम से कम केंद्र सरकार और राज्य के माध्यम से होगा ही। जो फसलें वहाँ होती हैं उन फसलों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सभी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई योजना है। उस योजना में केंद्र शासित राज्यों को प्राथमिकता भी है, तो उन योजनाओं का अमल क्यों नहीं हो पा रहा है? आज हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, खाद्यान्न की दृष्टि हो या अन्य कृषि उत्पादों की दृष्टि हो, देश में आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्धता है। लेकिन यह उपलब्धता इतना सब कुछ होने के बाद भी संतोष करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। जब हम आज खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री हैं, तो जब 2050 की तरफ देखते हैं तो अभी हमको बहुत काम करने की जरूरत दिखाई देती है। पौष्टिकता के लिए जो कुछ करना है उसमें काम करना अभी हमारे लिए बहुत शेष है। कुछ राज्यों में उत्पादन बहुत अच्छा है, उत्पादकता भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर केंद्र शासित राज्य उस प्रतिस्पर्धा में दौड़ नहीं पाएंगे तो हम सब जानते हैं ना कि हमारे शरीर में अगर एक अंग भी कमजोर है तो पूरा शरीर कहीं ना कहीं कमजोरी से ग्रसित ही रहता है। तो केंद्र शासित राज्य तो केंद्र सरकार के शरीर का ही हिस्सा है, तो केंद्र शासित राज्य में अगर कोई कमजोरी रहेगी तो समझो वो देश की कमजोरी है। और इसलिए हमारी चिंता का विषय यह है, और प्रधानमंत्री जी की भी यही चिंता है कि जो योजना है उसका 100% क्रियान्वयन केंद्र शासित राज्यों में होना चाहिए, और जिन कारणों से नहीं हो रहा है उसका समाधान करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। इसी मूल विषय को लेकर आज की ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आप सब इस बैठक में पधारे हैं। मैं मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप अपने अपने संबंधित विषयों पर खुले मन से और बेबाक तरीके से चर्चा करेंगे, और हम लोग आज जब शाम को उठें तो कुछ समाधान लेकर उठें तो निश्चित रूप से हमारी बैठक सार्थक होगी। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं आज के समय में कृषि क्षेत्र का हर तरीके से विकास और विस्तार किया जा रहा है। नए भारत की आधुनिक कृषि जो है, इसमें लगातार हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरे किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। एक ऐसे ही किसान हैं जिनकी मुलाकात आज आपसे हम कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफर। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था। गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा।
गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार न मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, लगातार कृषि क्षेत्र में आय को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ना सिर्फ जो परंपरागत फसलें हैं उनके जरिए, बल्कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की भी शुरुआत की गई, जिसके जरिए जो बांस हैं उसकी खेती को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग तरह के उत्पाद हैं जो उससे तैयार होते हैं। इसी के बारे में आइए जानकारी लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए
बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सके। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ कृषि दर्शन के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें,
देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, वनक्कम, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में मिलेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो श्री अन्न से कर रहे हैं लजीज व्यंजन तैयार। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल में हम आप पहुंचे हैं अटापड़ी। साथ ही जानेंगे केरला के अटापड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने श्री अन्न को अपनाकर कैसे किया अपने जीवन स्तर में सुधार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरला के अटापड़ी से देखिए कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल 8 अप्रैल से 6 मई हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वो संगीतकार जिन्होंने एक महान गायिका से स्टूडियो की बजाय बाथरूम में गाना गवाया। चांदनी आई बन के प्यारो साजना ओ साजना। वो धुनों के उस्ताद जिन्होंने ब्लैंक चेक पर भी नहीं बेचा अपना हुनर। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां। जी हाँ, महान संगीतकार नौशाद साहब के संगीत में सजे गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।